वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 19 जनवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा डोली पार्टोन के एक कोट के साथ। स्टॉर्म्स मेक ट्रीज टेक डीपर रूट्स। स्टॉर्म्स यानी कि जब मुश्किलें आती हैं तब एक पेड़ जो है अपने रूट्स को, अपने जो मूल है उसको और ज़्यादा डीपर करता है। यही चीज़ हमें हमारे जीवन में करनी चाहिए। जब मुश्किलें हमको हमारे जीवन में आए, हमको गिराने की कोशिश करे, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू स्टिक विथ आवर रूट्स। और यहाँ पर रूट्स की अगर बात करें तो हमारे संस्कार, हमारे जो एथिक्स हैं, इनको हमें कभी भी, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वी शुड नेवर लिव इट। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक दुखद बात हुई, एक बहुत बड़े उस्ताद का निधन हुआ है। और ऐसे प्रश्न, ऐसे जो आर्टिकल्स हैं, ऐसी जो इवेंट्स हैं, इसके ऊपर से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रशिया के पॉलिटिक्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स में से है। और लास्ट में व्हाट एवर इट टेक्स, इट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीन ऑफ कोर्स। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा सेल यानी कि रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। टोटल 60% डिस्काउंट अवेलेबल है। ये 26 जनवरी तक ही अवेलेबल है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपको स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है, आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है, यू वांट टू नो मोर अबाउट डिस्काउंट्स, ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ए सिंगुलर नॉट, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर हैं ये हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। दुखद बात है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जो हैं उनका लास्ट संडे निधन हो गया। और एक घराना है जिसका नाम है रामपुर साहसवान घराना, उनके फ्लैग बेरर थे। फ्लैग बेरर यानी कि उनके हेड थे, द मोस्ट आइकॉनिक पर्सन। जब भी रामपुर साहसवान घराने की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो है वो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का लिया जाता है। तो इनका निधन हुआ है। और आपको अलग अलग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी वैरायटी क्या क्या हो सकती हैं, आपको नाम दिया होगा, क्लियरली पूछा गया होगा कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जो हैं वो नीचे दिए गए किस घराने के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ दिस रामपुर साहसवान घराना। आपको A और B, ये मैच द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है कि आपको नाम दिए जाएंगे और यहाँ पर घराने के नाम दिए जाएंगे और आपको इसमें से राइट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो ऐसी अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज की ये जो डिस्कशन है, ये जो चेहरा है उसको याद रख लीजिए। अगर आपको ये चीज़ बाय हार्ट करनी पड़े तो कर लीजिए, इफ़ यू हैव टू रॉट इट। मैं जनरली ये नहीं कहता हूँ, एनकरेज बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आप चीज़ों को रट्टा मारिए, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आपको 1% जैसी चीज़ों को तो कई बार आपको रट्टा मारना भी पड़ेगा, वो आपको काम आएगा। दिस आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अगर ये एरिया ऐसा है जो आपको ज़्यादा इतना याद नहीं रहता है तो मेक श्योर यू राइट इट डाउन समवेयर। लेकिन ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, ये इजीली एक प्रश्न बन सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बड़े बड़े सिंगर्स, लता मंगेशकर, गीता दत्त, AR रहमान, हरिहरन, सोनू निगम, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, इनको अलग अलग चीज़ें जो हैं वो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने सिखाई है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितने बड़े सिंगर होंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बदाऊं में हुआ। वहाँ पर ही उनका जन्म हुआ, वहाँ पर ही वो पले बड़े हुए। और उनके दादाजी जो थे उनका नाम था उस्ताद इनायत अली खान। वो भी एक म्यूज़िशियन थे, जो वाजिद अली खान हैं उनकी कोर्ट के म्यूज़िशियन थे। ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उनकी ट्रेनिंग उनके पिताजी ने की, उस्ताद वारिस खान। और उनके रिलेटिव्स जो हैं उस्ताद फ़िदा हुसैन खान और उस्ताद निसार हुसैन खान जो हैं, वो भी उनके फैमिली के लोग थे, रिलेटिव्स थे। और उन्होंने 1981 में एक गाना गाया था, झूला किने डाला रे। तो ये बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये गाना। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। और उनके जो कॉन्सर्ट्स होते थे
तो उसमें आपको गंगा जमुनी कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। गंगा और जमुना का एक व्हाट वी से संगम देखने को मिलता था, एक कल्चर का संगम, राइट, नॉट नदियों का फिजिकल संगम लेकिन कल्चर्स का संगम। तो जब गंगा और जमुनी कल्चर्स के संगम की बात करें तो यहाँ पर आपको भजन और सूफी संगीत, तुलसीदास के भजन और निज़ामुद्दीन औलिया और कृष्णा लीला की ठुमरी, ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर देखने को यहाँ पर मिलता था। और आप अपने सिलेबस को देखिए, क्लियरली सिलेबस में लिखा गया है कि जो सूफी संत हैं और जो मिडीवल एरा जो हैं, उस टाइम पर जो मध्यकालीन युग है, तो उस टाइम के जो कल्चर की चीज़ें उसने भारत को कैसे, भारत में एकता और भाईचारा और इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया। तो कीप दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड एज वेल। मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, राइट। थोड़ा एक दो बार इसको देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। एक गंगा जमुनी कॉन्फ्लुएंस के बारे में भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं और इनका नाम तो ख़ास याद रखिएगा, राइट। मुझे लगता है कि एक प्रश्न इसके ऊपर से डेफिनेटली आएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लिया है तो हिट द नोटिफिकेशन बेल। अगर ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। पॉइजन एंड प्रिजन, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है एलेक्सी नावालिन। एलेक्सी नावालिन जो हैं ये लास्ट ईयर न्यूज़ में थे। अगस्त 2020 की बात है। अगस्त 2020 में वो रशिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, डोमेस्टिक फ़्लाइट के में थे, वो ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से उनको एक प्रकार का उनकी हेल्थ बिगड़ गई और फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर अब डॉक्टर्स ने ये कहा है कि एक नर्व एजेंट है जिसका नाम है नोविचॉक, NOVICHOK, नोविचॉक जो है एक प्रकार का नर्व एजेंट है जो इनको दिया गया, एक प्रकार का जहर उनको दिया गया और वो कोमा में रहे और अब उनकी तबीयत फिर से सुधर गई है। वो जर्मनी में थे, वहाँ पर उनकी रिकवरी हो गई और रशिया में उनको मीन्स रशिया की सरकार ने कहा था कि आप वापस मत आइएगा, लेकिन फिर भी वो वापस आए और 5 महीने के बाद वो वापस रशिया में आए। और फिर लास्ट संडे की बात है कि जिस प्लेन में वो आ रहे थे उस प्लेन को जो एयरपोर्ट पर लैंड होना था वहाँ पर नहीं होने दिया। रशियन अथॉरिटीज़ ने उस प्लेन को दूसरे एयरपोर्ट पे बाहर, मॉस्को के बाहर के एयरपोर्ट में वहाँ पर उसको उतारा गया और ये जो इनके सपोर्टर हैं एलेक्सी के सपोर्टर्स जो मेन एयरपोर्ट है उसके बाहर खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए, लेकिन प्लेन को कहीं और डाइवर्ट किया गया लास्ट मोमेंट में और फिर एलेक्सी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी धरपकड़ हुई और फिर जो रशिया की सरकार ने वार्निंग दी थी कि आप वापस मत आइएगा, वहाँ पर ही रहिएगा, अगर वापस आएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बुरी होगी, क्योंकि ये जो एलेक्सी हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें, ये ओपोजिशन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर हैं रशिया में और के रूलिंग पार्टी की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं एज फार एज रशिया इज़ कंसर्न्ड। और जिस प्रकार से रशिया में चीज़ें होती हैं, यू नो इट वेरी वेल कि कैसे सारा पावर जो है वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के पास हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब इनको पकड़ा गया है और ये पहली बार नहीं है, इनको इससे पहले भी पकड़ा गया था और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ पहले भी हो चुकी हैं। अब उनको पकड़ा गया और मंडे को यानी कि येस्टरडे रशिया की एक कोर्ट ने 30 दिनों की इनकी रिमांड मंजूर कर दी है। तो और ज़्यादा ट्रबल्स जो हैं वो इनके लिए क्रिएट होंगे। इन मिस्टर नावालिन, मिस्टर पुतिन हैज़ फाउंड हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट इन हिज 2 decade लॉन्ग रूल। पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में नावालिन जो हैं वो सबसे ताकतवर, अगर मिस्टर पुतिन के कोई ओपोज़र रहे हैं जो पुतिन का विरोध कर रहे हैं, तो सबसे ताकतवर विरोधी जो हैं वो एलेक्सी नावालिन हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनहेंसिंग वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इज़ की टू इकोनॉमिक रिकवरी।
डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो रेड में है। रेड में है इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव में हैं। जो लैंग्वेज की बात करें, बैंकिंग लैंग्वेज की बात करें, तो अगर आप कहें कि आपका अकाउंट रेड में है, दैट मीन्स आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट में है, आप माइनस में हैं, आपके ऊपर कर्ज हैं। अगर आप कहें कि आपका अकाउंट ब्लू में है, इफ़ आई से कि आई एम इन ब्लू, इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे ऊपर कर्ज नहीं है, आई एम डूइंग गुड, इफ़ नॉट टू गुड आई एम डूइंग रीजनेबली गुड, लेकिन नेगेटिव में नहीं हूँ, पॉजिटिव में हूँ। तो ब्लू इज कॉल्ड पॉजिटिव, रेड इज कॉल्ड नेगेटिव। एक सिंपल येट इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो रेड में है। अब हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो वापस ब्लू में आ जाए, लेकिन ब्लू में भी सिर्फ ब्लू में आने का मतलब कुछ नहीं होगा। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, और जिस जगह पर हमें पहुंचना है 6%, 7%, ये जो रेट है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर हमें जेन्युइनली हमारे देश को एक कम समय में डेवलप्ड देश बनाना है, तो कम से कम डबल डिजिट ग्रोथ होना चाहिए, 10% से ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। सबसे पहले तो एज ए देश, एज ए कंट्री, वी हैव टू बिलीव इन दिस फैक्ट कि 10% या फिर डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। अब डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। आप किसी भी देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिसोर्स, उनका सबसे ताकतवर रिसोर्स अगर कोई है तो वो है ह्यूमन कैपिटल। जापान एक ऐसा देश है जिनके पास इतना नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के ऊपर फोकस किया, अपने लोगों की स्किल बढ़ाई, उनकी एजुकेशन लेवल को बढ़ाया, उनके हेल्थ लेवल को इंक्रीज़ किया, और जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सेम थिंग गोज़ विद साउथ कोरिया एज वेल। साउथ कोरिया देश की बात करें तो 50s के बाद अगर आप देखें कि कोई ऐसा देश जो गरीबी में था, बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री था, और ऑल ऑफ द सडन कुछ ही समय में वो डेवलप्ड कंट्री के साथ, और इनफैक्ट जापान और कुछ दूसरे देशों से भी आगे निकल गया, तो दैट इज़ साउथ कोरिया। जो कहते हैं रैग टू रिचेस की स्टोरी, जो है रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, वो साउथ कोरिया के ऊपर परफेक्टली फिट बैठती है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल अगर आप अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करें तो। अब किसी भी देश की बात करें, रफली स्पीकिंग 50% आपको उसमें महिलाएं मिलेगी और 50% जो है वो आपको उसमें पुरुष मिलेंगे, राइट, मेल एंड फीमेल। ऑफ कोर्स यू विल फाइंड LGBT कम्युनिटी एज वेल, या फिर ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी हैं, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स। तो 50% मेल, 50% फीमेल। अब अगर आप अपने ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप काम करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी और ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इट विल हेल्प यू अ लॉट। ग्रोथ यानी कि जब क्वांटिटेटिव, अगर आपके घर में ज़्यादा पैसे आएंगे, तो पैसे आने का मतलब है इट्स अबाउट क्वांटिटी, कि क्वांटिटी आएगी, देन यू कैन फोकस ऑन क्वालिटी। आप पैसे होंगे तब आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। अगर आपके पास पैसे होंगे देन यू वुड बी एबल टू अफोर्ड द बेस्ट मेडिकल केयर। अगर आपके पास पैसे होंगे तब आप जाकर अच्छी जगह पर ट्रैवल कर पाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो जब आप ये चीज़ करेंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो फिर और ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर ग्रोथ और ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती रहती हैं, राइट। अब 50% अगर हमारे देश में, लेट्स से जनरली स्पीकिंग, महिलाएं हैं, तो जब तक आप महिलाओं की सिचुएशन, हमारे देश महिलाओं की सिचुएशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, तब तक हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर हम कहें कि हमारे देश में ज़्यादातर इकोनॉमिक वर्कफोर्स जो है, इकोनॉमी में वर्कफोर्स पुरुष हैं, तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं का पोटेंशियल जो है वो आज तक हमने मैक्सिमम लेवल तक, जो कहते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, नहीं किया है। तो अगर हम पुरुष यहाँ पर हैं और महिलाएं यहाँ पर हैं, और इनको अगर हम ऐसे इंक्रीज कर कर यहाँ पर ले जाए, तो नेचुरली आपको जो ग्रोथ है उसके आंकड़े में भी एक उछाल देखने को मिलेगा, इज़न्ट इट। ये कुछ बेसिक सिंपल लॉजिकल बात है। ILO का एस्टिमेट है, वर्ल्ड बैंक का डेटाबेस है, कि इन 2019 बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया एंड साउथ एशिया वाज 20.5%। इंडिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना था लेबर फोर्स में? 20.5%। और साउथ एशिया रीजन की बात करें, सार्क रीजन की बात करें, तो इट वाज 23.5%। तो एज यू कैन सी, ह्यूमन कैपिटल
महिलाओं की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आज भी फीमेल, नॉट फीमेल बट लेबर फोर्स जो है उसका पार्ट नहीं है। अगर आप कंपेयर करें मेल्स के साथ तो 76% मेल्स जो हैं भारत में लेबर फोर्स का पार्ट हैं और साउथ एशिया में 77%। तो क्लियरली यहाँ पर वर्क फोर्स की बात करें तो डोमिनेंस किसका है? मेल्स का है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो साउथ एशिया से भी कम पार्टिसिपेशन जो है महिलाओं का इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लोगों का वो नहीं हो रहा है। अब ये जो पेंडेमिक हुआ इसकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो महिलाओं के ऊपर हुई है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे हाउसवाइफ एज वेल एज पार्ट टाइम जॉब करी हो, चाहे फुल टाइम जॉब और हाउसवाइफ हो। इनफैक्ट होता ये है कि एक महिला जो है कितनी भी हमारी सोसाइटी में कितनी भी करियर वाइज लेट्स से आईएएस ऑफिसर बन जाए या फिर कोई बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो भी कुछ जो बच्चों की देखभाल करना, ये वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर घरों में उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो डबल वर्क उनको करना पड़ता है। इकोनॉमी की बात करें, जैसे हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि खेती बाड़ी की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, लेकिन जब भी वी से फार्मर, जब भी हम कहें किसान, तो पहला दिमाग में जो इमेज क्रिएट होता है वो एक पुरुष का होता है, एक फीमेल का नहीं। और ये बहुत सारी जगहों पर, अगर इफ़ आई से डॉक्टर, इफ़ आई से कि कोई बिल्डर, मैं कहूँ कि ट्रक ड्राइवर, तो यू विल नॉट थिंक एज ए फीमेल ट्रक ड्राइवर, यू विल थिंक अबाउट ए ट्रक ड्राइवर, जिनको आपको ज़्यादातर देखा है। इसमें आपका कसूर नहीं है, हमने ज़्यादातर मेल ट्रक ड्राइवर्स को ही देखा है, मेल बस ड्राइवर्स को ही देखा है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सो दे वर्क इन सेक्टर्स दैट हैव बीन हार्डेस्ट हिट। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती हैं और फॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। इनफॉर्मल का तो आंकड़ा भी इतना हमारे पास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट, ऑलरेडी उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, ऊपर से वो जिस सेक्टर में है वो हार्डेस्ट अफेक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो महिलाओं के ऊपर हुई है। आईएलओ का एस्टिमेट यह है कि ग्लोबल फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज़ 19% मोर एट रिस्क दैन मेल एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबली पूरी दुनिया में फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेल एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में 19% ज़्यादा रिस्क में है। हमारे देश में इकोनॉमिस्ट अश्विनी देश पांडे हैं, उनका एस्टिमेट ये है कि अगर हम महिलाओं को और पुरुषों को कंपेयर करें तो अगस्त 2020 की बात करें कंपेयर टू अगस्त 2019 में ये कोविड का कहर चल रहा था 2020 में, तो 9.5% ज़्यादा महिलाओं के चांस होंगे कि उनको जॉब नहीं मिलेगी कंपेयर टू मैन। और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की बात करें तो 30% ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत सारी जगहों पर बाल विवाह जो हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा लैंडसेट का कहना है। साउथ एशिया में, जब पूरे सार्क रीजन में 2 लाख से भी ज़्यादा लड़कियां जो हैं उनके बाल विवाह किए जाएंगे, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जॉब्स और इनकम के ऊपर इम्पैक्ट हुई है। तो अब परिवार का एक सदस्य जो हैं उसको भी अगर आप परिवार से किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें तो आपके ऊपर उस व्यक्ति का बोझ कम होगा। बहुत वेरी सैड टू से दिस थिंग, लेकिन ये रियलिटी है। तो इन सिचुएशंस को अगर हमें चेंज करना है तो 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। आने वाले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर या फिर भारत सरकार इसके ऊपर काम कर सकती है। आपको पता होगा, आज न्यूज़ आइटम की बात है कि आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अलग अलग राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने की शुरुआत कर दी है। तो चाइल्ड केयर रिलेटेड इश्यू, राइट, एक वर्किंग लेडी जो हैं, खास करके जो मेहनत मजदूरी का काम करती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पर रखें। तो चाइल्ड केयर रिलेटेड इश्यू, इसको हमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ये फुल टाइम चाइल्ड केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। एक संगिनी सेंटर्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेंस एसोसिएशन सेवा प्रोवाइड करते हैं, ये फुल डे
बच्चों की देखभाल करते, तो जो मदर हैं वो भी फुल टाइम जॉब कर सकें और बच्चे को न्यूट्रिशन, हेल्थ, दूसरी जो चाइल्ड केयर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और गवर्नमेंट को भी आने वाले बजट में पैटर्निटी लीव को एक लीगल बना देना चाहिए, ताकि जो पैटर्निटी यानी कि जो पिता है उसको छुट्टी मिलती है, तो ये छुट्टी जो है ये यूज इट और लूज इट के बेसिस पर होनी चाहिए, कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप इसको फिर बाद में नहीं मिलेगी आपको ये, या फिर इसके बदले में आप पैसा नहीं ले सकते। तो पिताजी को भी जब छुट्टी मिलेगी तो वो भी बच्चे की देखभाल में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे धीरे धीरे समाज में भी एक पॉजिटिव बदलाव होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं के ऊपर नहीं होगी। तो ये एक चीज़ की जा सकती है कि फुल डे बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सॉल्यूशन, राइट, और पैटर्निटी लीव, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। फिर टैकल डिजिटल डिवाइड। इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो 2019 का आंकड़ा यह है कि इंटरनेट यूज़र में 67% मेल यूज़र्स हैं और 33% फीमेल यूज़र्स हैं, और ग्रामीण विस्तार में ये आंकड़ा और ज़्यादा है कि मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं। ये डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है, तो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, दूसरी सर्विसेज, सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट दिस डेज, राइट। अगर हम सरकार जो है वो जो अफोर्डेबल फ़ोन्स हैं उनको और अफोर्डेबल बनाए, या फिर महिलाओं के लिए कोई ख़ास स्कीम्स निकाली जाए, कंप्यूटर क्लासेस और मोबाइल सीखने के क्लासेस, ये मोबाइल यूजिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हमारे देश में जब नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स को, फीचर फ़ोन्स को आज से 15-20 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तब बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि भारत में तो इतने सारे अनपढ़ लोग रह रहे हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। लेकिन वो गलत साबित हुआ है, लोगों ने ईजिली मोबाइल को अडॉप्ट किया, इज़न्ट इट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सभी फीचर्स शायद ना इस्तेमाल कर पाएँ, लेकिन बेसिक चीज़ें तो आप कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मोबाइल में पढ़ना लिखना नहीं, सिम्बॉल्स से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो इसको लेकर सरकार जो है वो स्कीम्स निकाल सकती है। फिर इनकम टैक्स से भी सरकार जो है वो महिलाओं को पुल या फिर पुश कर सकती है, कि महिलाओं का जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो महिलाओं का है, तो रेट जो है उसको कम किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से सरकार को तो नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करेगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो फिर इसमें नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेन स्ट्रीम जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट इज़ मेजर्ड गेट्स एक्टेड अपॉन। अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ इतनी है, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, देन हाउ यू कैन एक्ट ऑन दैट थिंग। तो हमारे पास जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग, इसको मेन स्ट्रीम करना होगा। जैसे यूएन विमेन इनिशिएटिव जो 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसमें मेकिंग एवरी वुमेन एंड गर्ल काउंट, तो इसमें जेंडर डेटा, फिर रेगुलर जो क्वालिटी और कंपेरेबल जेंडर स्टैटिस्टिक्स हैं उनको पैदा किया जाता है, ताकि इसको मेजर किया जाए और हम इसके ऊपर पॉलिसीज़ बना सकें, डिसीजंस ले सकें। तो इसको मेन स्ट्रीम करना होगा कि डेटा कलेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस की, राइट। चाइल्ड केयर थिंग, इसी के साथ आप पैटर्निटी लीव को ऐड कर सकते हैं, फिर डिजिटल डिवाइड को कम करना, इनकम टैक्स में बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, और डेटा गैदरिंग। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम महिलाओं को और ज़्यादा वर्क फोर्स का पार्ट बना सकते हैं, और जो बड़ा लक्ष्य है वो महिलाओं के साथ साथ देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करने का है। व्हाटएवर इट टेक्स। कोई भी अगर मास कैंपेन हो रहा है और उसमें जो वॉलंटियर्स पार्ट लेते हैं, अगर वो वॉलंटियर्स, लेट्स से हम बात करें कोविड-19 वैक्सीन की, तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? मेडिकल स्टाफ को, राइट। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को। तो अगर कोरोना वॉरियर्स ही इस वैक्सीन से दूर भागेंगे तो दूसरे लोग, मैं और आप क्या करेंगे? वी आर नॉट वर्किंग इन मेडिकल सेक्टर। हम तो ये देखेंगे कि अगर हमारे फैमिली डॉक्टर कहें कि भाई वैक्सीन मत लेना, मैंने भी नहीं ली है, तो क्या आप वैक्सीन लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आप उस डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर को मिलने के लिए जाए और उसके केबिन के बाहर लिखा हुआ है कि आई हैव टेकन कोविड वैक्सीन, तो फिर आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे
कि या फिर हॉस्पिटल के बाहर लिखा गया हो कि इस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ जो हैं उनको कोविड वैक्सीन दी गई है, तो यू विल सी कि ओके चलो ये मेडिकली हमसे ज़्यादा लिटरेट लोगों ने लिया है तो फिर ये सक्सेसफुल ही होगा. So any mass campaign that involves a voluntary effort on the part of the public can succeed only when transparency and open communication channels are tools of the choice. Transparency, पारदर्शिता जो है that is very important. और open communication channel यानी कि लोग जो हैं वो टू वे हम अपने प्रश्न पूछ पाएँ और हमें उनका जवाब मिले. ये चीज़ें जब होती है और ट्रांसपेरेंटली होती हैं तब जाकर लोगों का विश्वास जो है वो चीज़ों के ऊपर होता है. तमिलनाडु की बात करें तो एक ऐसा राज्य है जो हेल्थ वाइज ज़्यादा लिटरेट हैं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहला जो दिन था इसमें 16% ही टारगेट को तमिलनाडु अचीव कर पाया. उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये कोविड वैक्सीन जो है कोविशील्ड के ऊपर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कंपेयर टू कोवैक्सीन. और बहुत सारे स्टेट में हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि 11 मिलियन कोविशील्ड और 5.5 मिलियन कोवैक्सीन अवेलेबल थी. और इससे पहले की जो डिस्कशन थी उसमें उस आर्टिकल में सरकार ने यह बताया था कि कोवैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल इमरजेंसी में ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोवैक्सीन भी सरकार देने की कोशिश कर रही है. और दूसरे दिन की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे राज्यों में वैक्सीनेशन में नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, लोग जो हैं वो इससे दूर भाग रहे हैं. तो ये जो हेजिस्टेंसी हैं ये काफ़ी नेचुरल चीज़ हैं, लोग जो हैं वो हेजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उनको कम्युनिकेट अच्छी तरीके से, अगर उनका ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तो फिर ये एक्सपेक्ट करें कि लोग कोविड के डर से ही आपके वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो दैट विल नॉट हैपन. यू हैव टू कम्युनिकेट. आपको लोगों का विश्वास जीतना होगा और सबसे बेस्ट तरीका है कि मेडिकल स्टाफ इसको एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए भी आपको मेडिकल स्टाफ को पता होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज़ मास कैंपेन्स भी होने चाहिए, तब जाकर लोग सामने से आएंगे और कोविड-19 की वैक्सीन को लेंगे. और ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दिया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं? तो हो सकता है कि पॉलिटिशियंस की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर लोग विरोध करें कि भाई देखो पॉलिटिशियंस को सारी चीज़ें पहले मिल जाती हैं, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है. लेकिन एटलीस्ट ये हो सकता है कि सभी नहीं तो राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट, तो इनको अगर ये लोग वैक्सीन को अडॉप्ट करें, यानी कि वैक्सीन खुद के बॉडी पर लगवाएं, तो लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ सकता है. दिस आर फ्यू थिंग्स दैट दे नीड टू डू. वैक्सीनेटिंग द नेशन हाउएवर इज लेस अ रेस देन अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस. इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था कि ये एक मैराथन की तरह है. इट्स नॉट ए स्प्रिंट के 10 सेकंड में 15 सेकंड में चीज़ें ख़त्म हो गई. इट्स ए मैराथन. ये इट विल टेक फॉर 1 hour 2 hour लाइक ए मैराथन. इट विल टेक फॉर लाइक ये लंबे कुछ महीनों तक चलने वाली ये प्रोसेस है. लगभग 1 साल से भी ज़्यादा ये प्रोसेस चलेगी. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो हमें लेने होंगे, वरना फिर कोविड को हम हरा नहीं पाएंगे. एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड. न्यूज़ की बात करें तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 2 और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 जो है इसके फाउंडेशन स्टोन या फिर शिलान्यास किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने. गवर्नमेंट रिलीजेस 12th वीकली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 crore टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू मीट GST कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल. जापान और इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है स्किल्ड वर्कर्स को लेकर. अभी हम जापान की बात कर रहे थे. फिर एक शिप जो स्ट्रैंडेड था, फंस गया था, MV जगानंद, तो ये अब वापस भारत की तरफ आएगा और चाइना से ये शिप जो है वो जापान पहुंच गया है. लोगों को फ़्लाइट के माध्यम से वापस बुलाया जा रहा है. एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की. फिर हर्षवर्धन साहब ने जो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का ब्लॉक है AIIM का, उसको AIIMS का जो है उसका उद्घाटन किया है. जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ एक बजट कंसल्टेशन की शुरुआत की है.
फिर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार साहब ने इनोग्रेट किया स्वच्छता पखवाड़ा। ये एनसीसी के द्वारा इंडिया गेट से इसकी शुरुआत की गई। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम है, डीआरडीओ ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, इसको सीआरपीएफ को हैंडओवर किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटली 148th सेशन जो था एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यूएचओ का, उसको अटेंड किया। इंडिया सप्लाइज कंसाइनमेंट ऑफ 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स MHCs टू मोबाइल हार्बर क्रेन्स टू ईरान चाबहार पोर्ट। हमारे जो जूनियर मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के वी मुरलीधरन साहब, वो 3 दिनों की यात्रा पर जाएंगे यूएई में। और ये जो ट्राइबल वायलेंस हुआ सूडान के दारफुर एरिया में, उसमें 83 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, इसको लेकर भी एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर भी 60% डिस्काउंट चल रहा है। इट विल लास्ट टिल 26 जनवरी। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और इसी के साथ आज ये लेक्चर आपको मिल गया तो वी आर बैक टू नॉर्मल नाउ। कल से फिर से बैक टू नॉर्मल, आपको चीज़ें यानी कि ये लेक्चर जो है वो टाइम पर मिलता रहेगा। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.